कि z माइनस 2i का मॉड्यूलस यानी z का 2i से डिस्टेंस जो है वो 3 से कम होना चाहिए। आप एबी डिविलियर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में बोलते कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तुम वहां पे शॉट मारो। या तुम बोल सकते थे कि y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर ये y इज इक्वल टू x लाइन ही होगी कि नहीं होगी। 0 से z1 वाले वेक्टर को मैं अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो z2 वेक्टर आ जाता है। अब ये रॉड है, रॉड की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ऐसा फील करो। इसका तो आर्गुमेंट में कोई रोल ही नहीं है। आर्गुमेंट में तो जो भी e की पावर में i के साथ लिखा होता है उसका रोल होता है कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं z माइनस z1 का आर्गुमेंट तो थीटा प्लस अल्फा, z माइनस z2 का आर्गुमेंट तो अल्फा। आओ ले चले तुम्हें ज्योमेट्री की दुनिया में। हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरविंद सुथार और आज मैं आप लोगों के लिए रफ्तार बैच के अंदर लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जरूर देखा होगा। और मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, एक वादा किया था कि ये चीजें अगर किसी ने सीख ली तो वो जेई के क्वेश्चंस को एक अलग वे के अंदर अप्रोच करना सीखेगा। तो आज मैं उसी श्रेणी के अंदर आप लोगों के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करूंगा और अगली क्लास के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपने जेई के क्वेश्चंस के अंदर अगर इस तरीके से दिमाग लगाया, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, तो आप भी जेई के क्वेश्चंस को चंद सेकंड का मेहमान, राइट। तो आई होप आप इंटरेस्टेड हो रहे होंगे। तो आज का ये सेशन जो होने वाला है इसके अंदर अपने जो गोल्स हैं वो गोल्स मैं आपको पहले बता देता हूं। थोड़ा सा तो मैं रिकैप करवाऊंगा प्रीवियस लेक्चर का, राइट। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, z माइनस z1 इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर z1 एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और a अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो ये z कहां लाई करता है, ये z लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर, क्या विथ सेंटर z1 एंड रेडियस a। याद आया? याद कर लो पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के अंदर जो फोकस करी थी वो ये थी कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू, जब भी कभी z माइनस z2 दिया होगा तो हम लोग एक रिजल्ट के ऊपर आए थे कि z किधर लाई करेगा, z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। यस एवरीवन? हाँ जी। तो आज उसी कैटेगरी के अंदर अपन और भी बहुत सारी चीज देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। मोहल्ले के लोग अक्सर आर्ग्यूमेंट करते हुए पाए जाते हैं एक दूसरे से, है ना। यस, 4 लोग बैठे होते हैं, अरे नीनी वो सही है, अरे नीनी सही है, बहुत आर्ग्यूमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया के अंदर भी आर्ग्यूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है काके, उसके बारे में जानेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के सेशन में जो हम पिक करने वाले हैं वो है रोटेशन थ्योरम। और ये रोटेशन थ्योरम इतनी मजेदार थ्योरम है, इतनी मजेदार थ्योरम है, किसी ने सोची नहीं होगी। और फिर हम एट द एंड करेंगे स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, और पता है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इवैल्यूएट करेंगे। अब तक आप लोगों के दिमाग की घंटी बज चुकी होगी कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ 2 डायमेंशनल नंबर। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था 2 डायमेंशनल बोलने का मतलब क्या, इसमें एक तो ऐसी एक्सिस होती है और एक ऐसी एक्सिस होती है, तो 2 डायमेंशनल नंबर है। और अगर आपने कॉनिक सेक्शंस पूरे का पूरा पढ़ लिया है या स्ट्रेट लाइन सर्कल्स या कहूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा हाँ यार कार्टेशियन प्लेन भी तो ऐसा ही बनता है। तो अगर कार्टेशियन प्लेन भी सिमिलर ही दिखता है तो जो ज्योमेट्री हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखी थी वही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज हम कंबाइन करेंगे हमारे ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्ञान को और कॉम्प्लेक्स। यस, तो मजा आएगा। चलिए
चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर और मचाते हैं मचाते हैं मचाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया था उसके एग्जांपल्स करवा देता हूं, ताकि भैया इन केस अगर कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला है हमारे साथ तो उसकी यादाश्त फिर से उसको कहे अरे ये सर ने ये पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है फाइंड द रीजन सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो ये चीज देखते ही आपके दिमाग की घंटी बज रही होगी यार 2i कहां पे होगा सर? 2i इज सेम एज 0,2। तो 2i मेरा यहां कहीं होगा, ये हो गया मेरा 0,2, यहां पे हो गया अपना 2i। अच्छा, z का 2i से जो डिस्टेंस है z माइनस z1, क्या बताया था मैंने? z माइनस z1 बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। याद आया सर? तो नहीं क्या है z माइनस z1 का मॉड्यूलस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। तो ये चीज क्या लिखी हुई है? z माइनस 2i यानी डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2i। तो अगर ये मेरा 0,2 या कहूं 2i पॉइंट हो गया तो मुझे z की डिस्टेंस इस 2i से कितनी रखनी है? 3 या उससे कम। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बताया था कि these kind of things what we do, हम 3 रेडियस का पहले तो एक सर्कल रेडियस का सर्कल, रेडियस 3 वाला सर्कल क्यों बनाते हैं भैया? देखो जरा, इनइक्वालिटी का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक बारी हम इस इक्वालिटी समझ के सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा सर ये सर्कल ऐसा ही क्यों आया? देखो अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से मैं अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में बात करूं 0,2 तो वो कितनी होती है? 2 होती है सर। और मैंने तो रेडियस 3 का सर्कल ड्रॉ करना था, और अगर ये मेरा सेंटर है 0,2 या कहूं 2i तो यार मेरी रेडियस तो जो है वो 3 है, यानी कि वो ऐसे ज्यादा जानी चाहिए थी। और अगर ये आपने फील कर लिया फिर तो आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सही बात है जी सर। अब यहां पर ये मुझे बोल रहा है कि z माइनस 2i का मॉड्यूलस यानी z का 2i से डिस्टेंस जो है वो 3 से कम होना चाहिए। तो कौन सा रीजन बेटा? सर सर्कल के अंदर वाला रीजन आया था पिछली क्लास के अंदर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्या हो गया? शेडेड रीजन। ये वाला मैंने कहा चलो यार ठीक है, बच्चों को इतना समझ में आ गया तो सेकंड बात के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है? एंड यानी इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0। क्या समझे काके? सर इमेजिनरी पार्ट तो जो है वो 0 से बड़ा कब कब होता है? सर रियल एक्सिस के ऊपर ऊपर। हाँ या ना? रियल एक्सिस के ऊपर ऊपर। तो अगर मैं ये वाले रीजन को प्लॉट करना चाहता हूं तो वो रीजन बेसिकली इस सर्कल के अंदर अंदर और इस सर्कल के बाहर बाहर, बट बेसिकली अबव द रियल एक्स एक्सिस या अबव द रियल एक्सिस। हाँ या ना बच्चों? यस। तो अब मुझे बोला हुआ है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ यानी कि कॉमन रीजन बताओ। और कॉमन शेडेड रीजन अगर आप देखोगे बेटे जी तो आपका कॉमन रीजन को ये आ रहा होगा। सारे के सारे बच्चे यस और नो? क्या ये चीज क्लियर है? इस सर्कल का वो भाग जो कि इस सर्कल का वो भाग जो कि एक्स एक्सिस के या रियल एक्सिस के ऊपर आ रहा। ये पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? पॉइंट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है? कि अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं तो 0,2 सेंटर और रेडियस 3, तो 0,2 सेंटर और रेडियस 3 तो ऐसा आ जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको पता है क्या जीरो होता है? एक्स या वाई? अरे वाई जीरो होता है। डाल दीजिए वाई का जीरो, वैल्यू जीरो। वाई अगर डालोगे तो ख्याल से √5 और माइनस रूट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया अपना √5, 0 या कहूं 5 + 0 आयोटा। और ये वाला पॉइंट अपना -5, 0 या कहूं -.
बेसिकली अपना जो शेडेड रीजन आया है प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर, वो एक ये वाली कॉर्ड जॉइनिंग -3 -√5 + 0i से लेकर के √5 + 0i और उसका वो बड़ा वाला सेक्टर। फीलिंग आ गई सारे के सारे बच्चों को? चलिए जी सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें बताना है z का -i से जो डिस्टेंस है। देखिए मैंने कहा था z - z1 करके लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डिस्टेंस जो है वो 1 - आयोटा के बराबर है। इसका क्या सेंस समझे? z का माइनस आयोटा से डिस्टेंस यानी z का 0, -1 से डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा, या कहूं 0, -1 जो है इज इक्वल टू 1 - आयोटा। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी इमेजिनरी आ सकती है? सर इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? यस और नो बताओ जरा मुझे। क्या डिस्टेंस, मॉड्यूलस लिखा हुआ है यानी डिस्टेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। भैया ये कब पढ़ा था हमने यार? हमने तो पढ़ा है मॉड्यूलस जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है, जो कि रियल नंबर ही होना चाहिए। तो इज इट एवर पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ये डिस्टेंस जो है वो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो ही नहीं सकती। यहां पे लोकस ऑफ जेड जो है वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। चलिए जी तीसरी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। क्या बोल रहा है? z का आयोटा -3 से डिस्टेंस जो है वो -2 से बड़ा है। ये मतलब है इस प्रॉब्लम का, z का -आयोटा + 3 यानी -3,1। देखिए जरा ध्यान से, -3,1 इमेजिनरी पार्ट इज 1 एंड रियल पार्ट इज -3, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको -3,1। यस अच्छा, z का -3,1 से जो डिस्टेंस है वो -2 से बड़ा है। फिर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, हाँ या ना भैया? बोलो भाई। यस, एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डोंट यू थिंक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी आएगी। एज डिस्टेंस इज ऑलवेज, रादर मुझे बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एज डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव यानी कि ये वाली चीज नॉन नेगेटिव है, यानी कि या तो ये 0 है या पॉजिटिव है। और यहां पे बोला हुआ है कि -2 से बड़ी है, तो काके मैं तो जानता हूं कि डिस्टेंस हमारी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। कहने का मतलब है अबव रिलेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ऑलवेज होल्ड्स। कुछ भी डाल दो जेड की जगह पे, और जेड की जगह पे अगर कुछ भी डाला तो ये चीज तो 0 से बड़ी आनी है, यानी -2 से बड़ी आनी है। तो एंटायर आर्गन्ड प्लेन इज गोइंग टू बी आवर आंसर और नॉट? एंटायर आर्गन्ड प्लेन, एंटायर आर्गन्ड, पूरे का पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है में से कोई भी जेड लाके आप यहां डाल दो तो भाई करेगा। आ रही है आयाना? तो अगर मुझे यहां बोलता कि रीजन शेड करो, रीजन कैसे शेड करता? ये मेरा अगर आर्गन्ड प्लेन है तो मैं पूरे का पूरा बना देता। क्या ये तो पूरे का पूरा अपना आंसर है? समझ में आया नहीं आया सारे के सारे बच्चों को पिछली क्लास का ज्ञान? चलिए जी तो आज के ज्ञान की बात करते हैं। प्लॉट द रीजन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यहां पर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से a, b, तो हम बोल सकते हैं क्या? a + ib। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाती है? मॉड z कहलाती है, या ना? कैसो नो? यानी √a² + b²। मैं किया, चलो अब आप समझो कि आप यहां बैठे हो, आपका एक दोस्त यहां बैठा है, उसने ऐसे करके गोली मारी तो आप वहां पे गोली। तो देखिए अब आपके फ्रेंड के मैंने आंखों पे पट्टी मार दी, ठीक है? या एबी डिविलियर्स को देखो, एबी डिविलियर्स 360 क्रिकेट खेलता था। तो अब भैया मान लो कि ऐसा सोचो कि एबी डिविलियर्स यहां पे बैटिंग कर रहा है,
अब बॉलर कहीं से तो बॉलिंग डालेगा, तो मैंने कहा यार लेट से बॉलर जो है वो यहां से बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है जी। अब एबी डिविलियर्स को अगर शॉट मारना है ना, और एबी डिविलियर्स का भाई साहब हमने क्या किया, हम बैठे हुए हैं अपने वो पेविलियन के अंदर, और हमने एबी डिविलियर्स को सिग्नल्स, हमने एबी डिविलियर्स को वॉकी टॉकी दे दिया, और हमारे पास भी एक वॉकी टॉकी है। हमने कहा एबी डिविलियर्स तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शॉट मारो, तो एबी डिविलियर्स किधर शॉट मारेगा, इधर शॉट मारेगा। मैंने कहा एबी डिविलियर्स तुम स्ट्रेट ड्राइव मारो, तो वो एबी डिविलियर्स बॉलर के इधर मार देगा। मैंने कहा एबी डिविलियर्स तुम क्रिकेट के ऊपर, तुम विकेट कीपर के ऊपर से शॉट मारो, तो वो इधर शॉट मार देगा। मैंने एबी डिविलियर्स से कहा, मैंने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ शॉट मारो, तो वो ऐसे मार देगा। लेकिन कब मारेगा, जब उसको पता हो कि भैया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मान लो थोड़ी देर के लिए एबी डिविलियर्स की मैथ कमजोर है, लेकिन वो 360 डिग्री खेलना जानता है भैया, मैथ कमजोर होए पर 360 डिग्री खेलना जानता है। तो मैंने कहा यार एबी डिविलियर्स हम एक काम करते हैं, तुम्हें एंगल की इंफॉर्मेशन है, तो तुम एक काम करो, अपन एक नोटेशन फॉलो करते हैं कि इसको बोल देते हैं 0 डिग्री। जब भी मैं बोलूं 0 डिग्री पे शॉट मारो, तो तुम इधर शॉट मार देना। जब भी मैं बोलूं 90 डिग्री पे शॉट मारो, तो तुम इधर शॉट मार देना। जब भी मैं बोलूं 180 डिग्री पे शॉट मारो, तो तुम इधर मार देना। अगर मैं बोलूं 270 डिग्री पे शॉट मारो, तो तुम इधर मार देना। अगर मैं बोलूं कि तुम 360 डिग्री पे शॉट मारो, तो तुम पूरे घूम के करके पूरा फिर शॉट खेल दे। समझ में आ गई बात? तो एबी डिविलियर्स को ये सिग्नल पता चले भाई साहब। उसने कहा यार मैथ इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अगर मैंने कहा एबी डिविलियर्स से कि एबी डिविलियर्स तुम 45 डिग्री के ऊपर एंगल शॉट मारो, अब एबी डिविलियर्स को ये तो याद रह गया था कि 0 डिग्री से यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन एबी डिविलियर्स को जब मैंने बोला 45 डिग्री पे शॉट मारो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। कैसे कंफ्यूज हो गया? वो बोले कि यार एंगल कौन सा लूं, ये वाला 45 लूं कि ये वाला 45 लूं, क्योंकि दो तरफ 45 डिग्री एंगल बनते हैं ना भाई। अब एबी डिविलियर्स मैथ में कमजोर, हमने कहा यार तू सुन यार बात बड़े, जब भी तू ऐसे एंगल लेगा बेटे, नहीं एबी डिविलियर्स को बेटे नहीं बोलेंगे, बहुत तगड़ा प्लेयर है, जब भी तू एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन के अंदर एंगल लेगा, तो तू क्या लेगा, पॉजिटिव एंगल लेगा। उसने कहा ठीक है, आगे से याद रखो, कंफ्यूज होगा। और यही तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी है, हाँ या ना? जब भी क्लॉकवाइज के अंदर एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह, तो एंगल को क्या लेंगे भैया, नेगेटिव लेंगे। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा लेंगे, एंगल को घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो एंगल को पॉजिटिव लेंगे। अब मैं कभी भी अगर एबी डिविलियर्स को बोलूंगा ना कि भाई +45 डिग्री एंगल पे शॉट मार के दिखा दे, तो वो इधर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही बात है कि नहीं? तो हमने एबी डिविलियर्स को 2 सिग्नल दिए, क्या? एक तो इस डायरेक्शन को 0 डिग्री एंगल मानना भैया, और दूसरी बात हमने एबी डिविलियर्स को सिग्नल दिया अगर तुम इस तरफ शॉट मारना चाहते हो तो पॉजिटिव एंगल बोलेंगे हम लोग, और अगर तुम इधर शॉट मारना चाहते हो तो हम नेगेटिव एंगल बोल देंगे। राइट है जी? तो इसी चीज को हम लोग -90 डिग्री तो बोलते हैं, और इसी चीज को हम -180 डिग्री तो बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? लिंक हो रहे हैं फंडे, अभी और होंगे, देखना जरा। तो अब मैं अगर एबी डिविलियर्स को कभी भी बोलूंगा कि भैया तू 120 डिग्री के ऊपर शॉट मार दे, तो एबी डिविलियर्स कौन से एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में शॉट मारेगा, इस क्वाड्रेंट में शॉट मारेगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं एबी डिविलियर्स को बोलूंगा कि भाई तू -30 डिग्री पे शॉट मार दे, तो एबी डिविलियर्स को समझ में आ जाएगा कि उसको शॉट कहां मारना है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर मारना है। सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये वही है कि भैया एबी डिविलियर्स को कितने एंगल के ऊपर शॉट मारना है। अगर एबी डिविलियर्स यहां से बैठ में आ गई बात? यस, सारे के सारे बच्चे, एवरीवन क्लियर के नहीं क्लियर? चलिए ठीक, चलिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने आप लोगों को बोला, या मैंने अगर एबी डिविलियर्स को बोला कि यार, मैंने बोला एबी डिविलियर्स तू A, B के ऊपर मार शॉट, A, B के ऊपर मार, तो एबी डिविलियर्स के दिमाग में कैलकुलेशन चली, यार भैया मेरे को इस एंगल के ऊपर शॉट मार, मेरे को इस एंगल के ऊपर शॉट मारना है। तो ये एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी। आप लोगों को समझ में आ जाती है? अगर इतनी चीज समझ में आ जाती है ना, तो तुम बिल्कुल रेडी हो। समझिएगा जरा, यहां पे मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि मैंने एबी डिविलियर्स को बोला कि भाई अगर तू यहां पर ओरिजिन के ऊपर बैटिंग कर रहा है और ये एंगल 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री
है, ये 180 डिग्री है, और इन दो एंगल्स को मैं भले ही -90 डिग्री और -180 डिग्री जी। मैंने अगर एबी डिविलियर्स को बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुका है, तो मैंने उसको बोला कि यार ये चीज, इसका मतलब उसने दिमाग के अंदर डिकोड किया कि उसे शॉट कहां मारना है, उसे शॉट मारना है 45 डिग्री एंगल के ऊपर, या कहूं π/4 के ऊपर, तो वो शॉट किधर मारेगा, वो शॉट इधर मारेगा π/4 यानी प्लस π/4, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शॉट मार। सही बात है कि गलत बात है? अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, तो ए बी डिविलियर्स को टुक टुक करने की आदत नहीं है भैया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड यानी यहां पे एक गोला लगा दो, बिकॉज z जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर z जीरो हो गया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो कभी भी π/4 होता है क्या? नो सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने यहां पर गोला लगा दिया, खाली गोला, ओरिजिन। अच्छा, उसके अलावा ए बी डिविलियर्स भले ही बॉल को यहां गिराए, 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 कहीं पे भी गिराए, तो डोंट यू थिंक कि उसने जो शॉट मारा है वो π/4 एंगल के ऊपर मारा है? आर्ग्यूमेंट समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कहूं स्ट्रेट लाइंस के साथ लिंक करें, तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी, जी सर अगर मैं करता हूं ना तो सर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है सर। तो या तो आप एबी डिविलियर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में बोलते कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 है, तुम वहां पे शॉट मारो, या तुम बोल सकते थे कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही होगी कि नहीं होगी? यस और नो? जिसमें कि, और जिसमें कि एक कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है? कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मारनी है उसने शॉट, हाँ है ना? तो भले ही मैं एबी डिविलियर्स को ऐसा बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर शॉट मार ले भैया, जहां पर x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 के ऊपर शॉट मार दे, तो वो यही मार। समझ में आ गई बात? तो z इज एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? एवरीवन? यस, मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को क्लियर। तो देखिएगा जरा, थोड़ी और फील करिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z को मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z -0 या 0 + 0i ऐसा लिख सकता हूं बेटे? बच्चे कहेंगे हाँ सर, यानी इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसा भी लिख सकता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ ब्रैकेट में z माइनस फिर 0 + 0i इज इक्वल टू π/4। यस एवरीवन, समझ में आ रही है बात? तो मैं यहां से आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं। क्या चीज बताना चाह रहा हूं? मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - z2 क्या है? z2 से निकला हुआ वेक्टर, z2 से निकला हुआ वेक्टर, और मान लीजिए कि मुझे एक चीज दी हुई है, तो क्या मतलब है इस चीज का? समझिएगा जरा, थोड़ा सा ध्यान लगेगा यहां पर आप लोगों का। मान लीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए ये आपका है z2, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z2 या z1 ले लो, अरे इसको z ले लो, इसको z1 ले लो, चलिए, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो गया, और हमें ये वाला जो एंगल है वो कितना चाहिए? थीटा। ये बात देखो, मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था वहां पे z1 क्या था? 0, तो z1 को उठा के ओरिजिन के ऊपर पटक दो, सेम बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? रिकॉल करो सारे के सारे बच्चे, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के z1 की जगह पे डाल देता हूं ओरिजिन को, ऐसी कहानी बन जाएगी। और सोचो जरा, z का वैल्यू अगर z1 के इक्वल हो गया, अगर z का वैल्यू z1 के इक्वल हो गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए मैंने z1 के ऊपर ओपन सर्कल लगाया, बिकॉज z कभी भी z1 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है? पहली बात तो कि भैया z जो है ना मेरा, z लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर, z लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर, z भी लाई करता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है सारे के सारे बच्चों को बात? z लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, जैसे फील कर,
समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? आ रही है? थोड़ा दिमाग खुल रहा है, अभी और खुलेगा। अच्छा, अगर मैं एबी डिविलियर्स को बोलता काके तू -3π/4 के ऊपर शॉट मार दे, अगर मैं एबी डिविलियर्स को वॉकी टॉकी पे सिग्नल देता कि काके तू -3π/4 एंगल के ऊपर शॉट मारना ओवर एंड आउट, तो वो क्या करता? वो शॉट मारता इधर। सही बोल रहा हूं गलत बात बोल रहा हूं? बिकॉज ये एंगल -3π/4 होता है, राइट और नॉट? देखिए y = x लाइन जो होती है वो तो पूरी की पूरी लाइन होती है, लाइन इज नेवर एंडिंग। लेकिन यहां पे जो हमारा आंसर है वो एक रे है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, रे क्या होती है? एक पॉइंट से शुरू होती है और एक पॉइंट पर चलती रहती है, चलती रहती है, तब एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट उसका होता ही। ठीक है, यस। तो ये y = x लाइन का कुछ पार्ट मेरा आंसर है, इसीलिए मैंने ये दो कंडीशन भी डाली है, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा। अगर कोई मान लो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा बोल देगा ना, ऐसा, तो वो गलत हो जाएगा बेटा, बिकॉज इन सारे पॉइंट्स के लिए तो मेरा आर्ग्यूमेंट कितना है? -3π/4 है, लेकिन मुझे तो वो बोल रहा था केवल π/4 के लिए। बताओ इन सारे पॉइंट्स का, ये जो नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, सभी पॉइंट्स का आर्ग्यूमेंट कितना है? -3π/4 है। समझ आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? तो चलिए फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा जरा ये कॉन्सेप्ट। यप, चलिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। जरा सोचो, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ रहा है, ठीक है? आपको कहां से कहां तक रखना है? π/6 से π/3 के बीच में। तो सोचिए जरा, π/6 कहां होगा? सर अगर ये वाला एंगल देखा मैंने, लेट से मैंने कहा कि ये मेरा π/6, मैंने कहा ठीक है, π/6 ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा अच्छा, ये वाला एंगल π/3 हो गया। अब मान लो कि हमने फील्डिंग देखी टीम के अंदर, क्या टीम कैसे कैसे जो है वो प्लेयर्स को अरेंज कर रही है ऑपोजिशन में ना, तब सामने वाली तो आउट भी तो करना है भाई उनको, तो धर्म यही है कि भी डिविलियर्स को आउट करो। तो एक प्लेयर यहां खड़ा है, एक प्लेयर यहां खड़ा है, तो मैंने कहा यार इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैंने एबी डिविलियर्स को वॉकी टॉकी पे बोला कम इन ए बी कम इन। तो एबी डिविलियर्स को मैंने बोला कि भैया देख ले इतना सारा गैप है, तुझे इस बारी शॉट जो है वो इन दोनों के बीच मारना है। एबी डिविलियर्स समझ गया। मैंने बोला π/3 से π/6 के बीच में एंगल के बीच में शॉट मार दे, तो उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं यहां पे शॉट मार दूं चलेगा क्या? मैंने कहा हाँ भैया, क्योंकि तेरा एंगल जो है वो π/3 से तो बड़ा और π/6 से छोटा है। बहुत बढ़िया। फिर एबी डिविलियर्स को मैंने कहा काके क्या, उसने मुझसे पूछा यहां शॉट मार दूं क्या? मैंने कहा हाँ मार सकता है, बिकॉज ये एंगल भी π/3 से छोटा और π/6 से बड़ा है। अच्छा, मैंने कहा ओके ओके। उसने कहा मुझसे इधर शॉट मार दूं क्या? मैंने कहा मार दे भैया, ये भी एंगल π/3 से छोटा और π/6 से बड़ा है। तो एबी डिविलियर्स को कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि भैया इस बीच वाले रीजन के अंदर अगर मैंने शॉट मारा ना, इस बीच वाले रीजन के अंदर अगर मैंने शॉट मारा ना, तो ये वाली चीज मेरी हो जाएगी, यानी कि जो भी मैंने एबी डिविलियर्स को सिग्नल दिया है वो पूरा हो जाए। आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? अच्छा, क्या z का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं सर, z का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ पे, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है सर। जिसके पास खुद तो क्या आर्ग्यूमेंट है भाई? आर्ग्यूमेंट इज अनडिफाइंड। खुद 0 है वो क्या आर्ग्यूमेंट का, किस पर आर्ग्यूमेंट? इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, यानी कि z जो है वो यहां लाए नहीं कर सकता, इस रीजन में बाकी शेड लाए कर सकता। पहली बात तो ये एंड करके ये चीज और दी हुई है, और ये चीज देखते ही तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? कि सर मॉड z का जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में, यानी कि मुझे अगर मैं, सर यहाँ पे दो इनइक्वालिटी दी है, मैंने कहा देखो मॉड और इनइक्वालिटी कभी भी आ जाए तो पहले तो इक्वालिटी कंसीडर करना। तो मैंने मॉड z = 1 का पहले सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने मॉड z = 3 का सर्कल ड्रॉ किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा सर्कल ऑफ रेडियस 1 है वाला, और बाहर वाला मेरा जो सर्कल है वो है सर्कल ऑफ रेडियस 3। मुझे ये बोल रहा है मॉड z का वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, यानी आपको नहीं लगता है कि वो वाला रीजन बोलना चाह रहा है आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1, साइड द सर्कल ऑफ रेडियस 3,
बिकॉज अगर आपने इस रीजन के अंदर कभी भी z अगर ले लिया तो ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है वो 3 से तो कम और 1 से बड़ी होगी, तो वो चाहता है। सोचो जरा सारे के सारे बच्चे, तो मैंने कहा यार ठीक है, को बोला 1, को बोला 2, ये है 1 का डायग्राम, ये है 2 का डायग्राम। अब मुझे दोनों के बीच में एंड दिया हुआ है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन लेना है। तो मैंने कहा कि यार पहले तो इन दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये सर्कल ऑफ रेडियस 3, तो ये वाला पॉइंट मेरा कितना हो जाता है 3 + 0i, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाता है 3 - 0i या -3 + 0i, सॉरी। और ये वाला कितना हो गया सर, ये हो गया 1 + 0i, और ये वाला कितना हो गया -1 + 0i। समझ में आती है इतनी बात, ये वाली बात, ठीक है। फिर हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करी, कैसी भैया देखो जरा, ये वाली और ये वाली। ये वाला जो एंगल है वो कितना है π/6 है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है π/3 है, और हमें यहाँ पे तो ओपन रखना ही था। और अब इन दोनों रीजन में कौन सी चीज कॉमन आ रही है बेटे, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है वो ये, आया ना बेटे। क्या हम इस एरिया का इस एरिया का करना जरा सारे के सारे बच्चे, दोनों का कॉमन ये है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है सर, जो कि आपने अभी अभी येलो से, तो ये रीजन में निकाल सकता हूं क्या, फाइंड दिस, आप ट्राई करोगे बिकॉज ये 10th क्लास का। कैसे करते हैं हिंट दे देते, देखिए जरा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए ये वाली चीज निकाल लीजिएगा। ये एंगल कितना है दोनों के बीच, दोनों के बीच में एंगल π/6 है, तो ये रेडियस 3 है, तो आप ये पूरा निकाल लोगे। अगर आपने ये पूरा निकाल लिया तो फिर आप रेडियस 1 का जो सर्कल है ना अपना, के लिए भी ये वाला एंगल π/6 है, तो ये वाला एंगल निकाल देना, सॉरी ये वाला एरिया निकाल देना और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर मेरे ख्याल से आप लोगों, देखिए मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूं, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है πr²। πr² एरिया कब आता है, जब हम पूरे का पूरा 2π यानी पूरे का पूरा सर्कल घूम चुके थे। तो बेसिकली समझिएगा, इसी चीज को अगर मैं बोलूं a = 1/2 πr², अब इस 2π को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2π बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सर्कल को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। अब ये 2π बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों 2π घूमोगे तो ये एरिया आएगा। अब आप यहाँ पे π/6 ही घूम रहे हो तो इसकी जगह π/6 डाल देना, तो आपका ये वाला एरिया आ जाए। और फिर ये वाला पूरे का पूरा एरिया निकालना था तो वो भी निकाल, मेरे ख्याल से एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पाते हो क्लास 10th की बुक, ठीक है, क्लास 10th की बोल लेना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर आपको मुझे क्लास 10th के अंदर भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। मैंने रीजन शेड करना सिखा दिया है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर एरिया निकालना बताओगे क्या भाई कितना, ठीक है। चैलेंज है तुम्हारे लिए, करके दिखाना। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक एटीट्यूड रखना है अपन लोगों ने, राइट। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपना बड़ा देखा है, तो भैया चीजें अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि 10वीं तक की हैं, कम से कम वो तो आनी चाहिए। बाकी तो हम सिखा रहे हैं, ये भी हम सिखा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तुम थोड़ा सा फाइट मारो, हम चाहते हैं फाइट थोड़ी थोड़ी मारना शुरू करोगे ना तो एक दिन बहुत तगड़ी फाइट। चलो जी, तो फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट एंड सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने हो सकता है पहले भी देखे। अब ये क्वेश्चंस को आप अब आप चुटकियों के अंदर सॉल्व कर जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि ये का रीजन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। समझो जरा, पहले तो मैं इस चीज को लिखूंगा क्या, mod of z - 3 - 3 iota is less than 3, 3, -3 से जो डिस्टेंस रखनी है, 3, -3 कहां होगा काके, 3, -3 सर 1 3 1 3 यहां पे आएगा सर, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट satisfying the inequality अच्छा is less than 3 is less than 3 अगर ये दिया हुआ है तो मुझे 3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है।
रिकॉल करो अगर आपने सर्कल्स को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा हुआ है। अगर आपको 3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और आपका सेंटर अगर ऐसा है तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपकी 3 है कि नहीं है एक्स एक्सिस से, सोचो, और ये वाली डिस्टेंस आपकी 3 है कि नहीं है, तो आपका सर्कल जो है वो ऐसे करके करेगा कि नहीं करेगा दोनों एक्सेस को। फील करो, फील करो सर। एक रोलिंग सर्कल लेके सर ने बताया होगा, रोलिंग सर्कल कि अगर सर्कल टचेज एक्स एक्सिस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर अ सर्कल टचेज वाई एक्सिस तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर अ सर्कल टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो उसके सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो z, पहले तो इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लगाएंगे, यानी z एक ऐसा सर्कल के ऊपर लाई करेगा, इक्वालिटी अगर है तो 3, -3 उसका सेंटर होगा और रेडियस इक्वल टू 3 है, तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी तो रेडियस बड़ी है एज कंपेयर टू z की डिस्टेंस, तो वी गाइस कैन इजी दिस, z जो है हमारा इस सर्कल के अंदर लाएगा। सही बात बोल रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक चीज चाहता हूं, आप जो है ना यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वालिटी लगा लो। यहाँ प्रॉब्लम के अंदर आप लोग यहाँ पर इक्वालिटी, इक्वालिटी अगर लगा ली तो क्या मतलब सब, z का 3, -3 से डिस्टेंस 3 के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। देखो जरा, अगर मैंने सर्कल के ऊपर z ले लिया तो z ये है, अगर तो z का 3, -3 से जो डिस्टेंस है वो 3 के बराबर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अगर मैंने z मान लो यहां कहीं ले लिया, z का 3, -3 से जो डिस्टेंस है वो 3 से छोटा है कि नहीं है? हाँ, तो छोटे यानी अंदर वाला रीजन और सर्कल की बाउंड्री वाला रीजन, दोनों के दोनों रीजन। और समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? तो कोई तकलीफ? ठीक है जी। मेरे को बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। देखो जरा, ए बी डिविलियर्स अपना कहां खेल रहा है? यहां खेल रहा है। मैंने उसको मारा, मैंने उसको बोला वॉकी टॉकी के ऊपर लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट यानी सबसे कम, यानी तो सबसे कम एंगल, सबसे कम पॉजिटिव एंगल के ऊपर मारना, सबसे कम पॉजिटिव एंगल के ऊपर। तो ए बी डिविलियर्स ने सोचा इधर मार दूं, फिर तो लीस्ट पॉजिटिव तो यही आ रहा है। देखो मतलब इस सर्कल के ऊपर अगर कोई लीस्ट पॉजिटिव एंगल के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो वो ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज द सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सेस। हाँ या ना बेटे? अच्छा, ए बी डिविलियर्स के दिमाग में यूं भी आ सकता है कि सर ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ही है। हाँ या ना? अगर वो ऐसे घूम के शॉट मारता है तो जरा सारे के सारे बच्चे यस। अच्छा, उसको बोला गया था कि z इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, यानी सर्कल के अंदर अंदर और सर्कल की बाउंड्री। तो उसने कहा यार इधर शॉट मार नहीं सकता क्योंकि कोई भी शेडेड रीजन में पॉइंट आ नहीं रहा, इधर भी नहीं मार सकता, इधर भी नहीं मार सकता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो शॉट मारी। अब उसके पास चॉइस ही थी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो नेगेटिव होता है कि नहीं? बिकॉज क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ता है, तो ये 0 से लेकर के -3 तक जाता है, -π/2 तक जाता है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट गोज फ्रॉम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में ही बात करते हैं। कहां से कहां तक जाता है? ये -π से π जाता है। आया ना? ये -π से π जाता है। अगर ये -π से π जाता है यानी -1 से 180 डिग्री जाता है, तो यहां पर -180 डिग्री से 180 डिग्री वो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है जिस पर वो शॉट मारे? तो बच्चे 0 डिग्री पे मार दे, 0 डिग्री को हम इसके, आया ना? सारे के सारे बच्चे सोचो जरा, बिकॉज उसे शॉट इस रीजन के अंदर से पास होता हुआ कहीं ना कहीं मारना है, बिकॉज वो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है गिवन। तो भैया वो इधर ही मारे, क्योंकि इधर मारेगा तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होते जाएंगे, और इधर मारेगा तो -π/2, और फिर इधर तो मार ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो ऐसे अगर घूम के शॉट मारता तो हम इसको 270 डिग्री बोल देते। बिल्कुल, इसको 270 डिग्री बोल देते, लेकिन 2 प्रिंसिपल। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा होता कि 0 डिग्री नहीं होता और 270 डिग्री होता तो हम 2 आ रही है बात, वो वहां पे ऐसे नहीं। आप लोग मत सोचिएगा कि सर अगर 0 डिग्री भी हो गया 270 ऐसे नहीं खेले, ठीक है? इतना जज्बातों के, ठीक है?
और वैसे भी आर्ग्यूमेंट का मतलब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, खाली आर्ग्यूमेंट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज आपको बोल रहा है आर्ग्यूमेंट, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ ये वाली चीज, यानी 3 -3, 1 से जो डिस्टेंस रखनी है वो मुझे 4 के बराबर रखनी है। ठीक है भैया, -3, 1, ये -3 और ये रहा अपना पॉइंट -3 प्लस आयोटा। यहां से जो मुझे डिस्टेंस रखनी है z की वो 4 के बराबर रखनी है, पर इक्वालिटी है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो भैया ये बताओ यार, ये डिस्टेंस कितना है, 4 से कम है कि ज्यादा? बच्चों ने कहा सर ये तो 4 से कम है क्योंकि √10 है। मैंने कहा ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, आपका सर्कल जो है वो ऐसे करके पास होगा बड़ा। सर हैविंग सेंटर एट पर्टिकुलर पॉइंट, बच्चों ने कहा जी सर ठीक है, ये सर्कल हो गया। ये बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। अब देखो जरा, तो कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। ए बी, तुम्हें एक ऐसा शॉट मारना है वो तो सेटिस्फाई करे ही करे और इसको भी करे। तो उसने कहा इसको सेटिस्फाई करने वाला तो बाउंड्री के ऊपर ऊपर इक्वल टू लिखा है, देखिएगा जरा। और फिर मैंने बोला ए बी, तुम्हें इस एंगल के ऊपर शॉट मारना है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, एन एंगल। तो π/4 के ऊपर अगर शॉट मारना है उसने, तो π/4 यानी उसने शॉट मारना है कि एंड लिखा हुआ है बीच में, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट का और इस ब्लू का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला। दैट मींस योर आंसर और नॉट, दिस पॉइंट शुड बी आवर आंसर और नॉट, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। दिस आंसर ऑफ फर्स्ट, यस और नो सर। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, तो जरा सोचो। ये लाइन अपनी होगी y इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज π/4 एंगल यानी स्लोप 1। यस, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और इस सर्कल की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं कैसे, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जो कि तो डोंट यू थिंक वो जो हमारा व्हाइट डार्क पॉइंट, ये वाला जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा आंसर है, बिकॉज दोनों में कॉमन क्या है, ये पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी है। ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी का मतलब सर्कल की बाउंड्री पर मेरा z लाई कर सकता, और या फिर के हिसाब से, सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से तो z कैन लाई एनीवेयर ऑन द सर्कल, और इस आर्ग्यूमेंट की इक्वेशन के हिसाब से z कैन लाई एनीवेयर ऑन द सर्कल। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला ना, हाँ है ना। तो वो पॉइंट कैसे निकाले, इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व कर ले, y इज इक्वल टू एक्स, सॉल्विंग x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x लाइन, गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और वो कितना आ रहा है बेटे, x इक्वल टू y अगर डाल दोगे ना, x इक्वल टू y अगर डाल दोगे ना तो कितना आ जाएगा, सारी लोग इक्वल टू y डाल दोगे यहाँ पे, x+3 का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, x² प्लस x+9 प्लस स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 16, आ गया कितना, ये आ गया 2x² प्लस 10, कहता है x² प्लस 5 8 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ द रूट्स -2 प्रोडक्ट ऑफ द -3, तो समझ जाना 3 एक रूट 1 होगा, और हमारा आंसर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 1 ही होना है, यानी दिस इज, पहले का आंसर क्या आ गया हमारा, 1,1 पॉइंट बोले तो 1 प्लस। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम खुद से कर लोगे, अब सेकंड डायरेक्टली करेंगे, मैं तो कहता हूं z का आयोटा से डिस्टेंस जो है वो 1 रखना है, आयोटा यानी 0,1, 0,1 यहाँ, और डिस्टेंस 1 रखना है। तो क्या आपका सर्कल ओरिजिन पे टच करेगा कि नहीं करेगा, फील करो ज्योमेट्री को। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 यानी पॉजिटिव y एक्सिस में, और इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है सर, एक तो ये आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू
π/2 में ओरिजिन मेरा आंसर होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। यहां पे दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट कितना हो गया? आयोटा इज द है ना, फील करेंगे सारे के सारे। बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2, तो ये पूरी ग्रीन लाइन के ऊपर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है ना, बस इस ओरिजिन को छोड़ दो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 यानी ये सारे पॉइंट्स, और z और माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1 यानी इस रेड सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स। दोनों कॉमन क्या है? केवल आयोटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यार, फीलिंग आ रही होगी टॉपिक की। तो चलिए जी अब चलते हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने, और वो है हमारा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e पावर i थीटा। जरा समझिएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z1 कैन बी अज्यूम्ड एज अ वेक्टर, और ये कौन सी फॉर्म है सर? ये आइलर फॉर्म है, आइलर फॉर्म है ना। और r यहां पे क्या होता है सर? r होता है मॉड ऑफ z1 होगा, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन। और यहां पे थीटा क्या है सर? थीटा यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। यानी कि समझो जरा, अगर मान लीजिए यहां पे P पॉइंट के ऊपर बाउंड्री पर कोई बैठा हुआ है, मैंने ए बी डिविलियर्स यहां पे बैटिंग कर रहा है, मैंने उसको सिग्नल दिया काके तुम्हें जो है वो r डिस्टेंस के ऊपर शॉट मारना है और थीटा एंगल के ऊपर शॉट मारना है, तो वो इस डायरेक्शन में तो शॉट मार ही देगा। एंगल बोल दिया तो वो इस थीटा डायरेक्शन में शॉट मार देगा। आती है सारे के सारे बच्चों को? अच्छा, फिर मैंने कहा यार ए बी थोड़ा सा और ध्यान देना, मैंने कहा ए बी थोड़ा सा और ध्यान देना, यहां पे जो फील्डर है अब वो इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा यूं मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें साफ दिख रहा है कि भैया अल्फा एंगल अगर मूव कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। मैंने कहा यार अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहते हो z2 को, तो कैसे लिखोगे सर? अभी भी डिस्टेंस तो मुझे यही रखनी है क्या? मैंने कहा हाँ, आप क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे घुमाना शुरू करो। इसके अबाउट घुमा रहे, इस जीरो के अबाउट घुमा रहे। देखो जरा मैं कर क्या रहा हूं, मैंने ये ओपी वेक्टर लिया और इसको मैंने हिंज कर दिया। हिंज मतलब एक कील ठोक दी मैंने ओरिजिन के ऊपर, और मैंने कहा घूम, तो ये घूमने लगा। फिर इसके मम्मी पापा इसकी पिटाई करेंगे ना, ज्यादा घूमेगा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ठीक है, तो देखना जरा, ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया, इसका एंगल कितना है? थीटा एंगल है सर। मैंने कहा कितनी डिस्टेंस इसकी? थोड़ी देर के लिए मान लो कि आर है। मैंने कहा तुम क्या काम करो, इस ओपी वेक्टर को घुमाओ। तो तुम पूछोगे सर किधर घुमाऊं, इधर घुमाऊं कि इधर घुमाऊं? मैंने कहा अगर तुम इधर घुमाते हो तो तुम एंगल क्या लेते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव? बच्चों ने कहा सर पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हम इस एंगल अल्फा, मान लीजिए हमने अल्फा एंगल घुमाया और इस डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो अल्फा को क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर मैं आपसे बोलता कि इस डायरेक्शन में अल्फा को घुमाओ तो आप एंगल को पॉजिटिव लेते कि नेगेटिव? सर अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते तो हम एंगल को लेते नेगेटिव। इतनी क्लियरिटी है सारे के सारे बच्चों को? पहले तो मुझे ये बात बताओ, तो समझना जरा, अगर मैंने ये ओपी वेक्टर लिया और मैंने कहा भैया तुमने इस पॉइंट को तो हिंज कर दिया है ओरिजिन के ऊपर और तुम ऐसे घुमाओ, तो तुमको समझ में आ गया कि अब आपको डिस्टेंस तो सेम रखनी है, जो ओ और पी की डिस्टेंस थी वही ओ और क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी घुमाने के बाद, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा ओ क्यू का। कितना हो जाएगा वो? सर थीटा तो पहले ही था, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अल्फा और जुड़ जाएगा उसके अंदर। बच्चों ने कहा हाँ सर, यानी कि ये वाली चीज ऐसी बन जाएगी मेरी। कैन यू गाइस फील इट एवरीवन? अच्छा, अब देखो ये पॉइंट था z1, ये पॉइंट है z2, तो मैंने कहा यार OQ वेक्टर को मैं z2 वेक्टर लिख सकता हूं। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी अज्यूम्ड एज वेक्टर्स इन द प्रीवियस क्लास। तो OQ वेक्टर समझना जरा, OP वेक्टर को तो मैंने बोल दिया था क्या, z1 माइनस 0 बोल सकता हूं, बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और यही z1 बन के आ जाता है। सिमिलरली OQ वेक्टर मेरा क्या हो गया सर, फाइनल पॉइंट यानी z2 माइनस 0, जो कि अल्टीमेटली z2 ही हो गया। तो OQ वेक्टर को मैंने अगर लिख दिया z2, तो सोचो जरा यहां पर ये जो चीज है e की पावर i थीटा प्लस अल्फा,
तो मैं e की पावर आई थीटा इंटू e की पावर आई अल्फा लिख सकता हूं इस चीज को। सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, यस सर। पावर में है ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर, सारा पावर सा बेस बेस लगता है हमारे टाइपिंग वाले साहब को भी था, केवल बेस में लिख तो हटा देते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखना। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो Z2 को मैं लिख सकता हूं R इंटू पावर आई थीटा इंटू ई पावर आई अल्फा। बेस अगर सेम है, दो चीजें प्रोडक्ट में लिखिए तो पावर्स कैन बी एडेड, दोनों पावर्स को ऐड करोगे तो ऐसे ही बन जाएगा। बच्चों ने कहा हाँ सर सही बात बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है, ये चीज आपकी Z1 हुई क्या नहीं हुई सर? हुई। Z1 हुई कि नहीं हुई? हुई सर, हुई। तो Z2 का वैल्यू Z1 इंटू ई पावर आई अल्फा आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर, आया सर। और ये समझ में आ गई आपको बात? भैया आपने अगर इस वेक्टर को रोटेट किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम उसी चीज को अगर फील करें तो क्या बात बन रही? थोड़ा सा और फीलिंग के लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि भैया ये मेरा Z1 पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, ये एंगल जो है वो थोड़ी देर के लिए मान लो कि π/6 है, और ये मेरा जो एंगल है Z2 है, और मैं बोल रहा हूं कि हियर मॉड Z1 यानी Z1 का 0 से डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड Z2 यानी 0 का Z2 से डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। मैंने आपको बोला कि Z2 अपॉन Z1 क्या होगा, Z2 अपॉन Z1 क्या होगा, लिखो। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको बोला कि Z2 अपॉन Z1 क्या होगा, लिखो। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे पता है? आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे सर ये चीज को अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। सीख तो गए हम कैसे आ रही है Z2 और Z1 में रिलेशन कैसे आ रहा है, वो तो हम सीख गए, मुझे पता चल गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात आप यहां पे गौर करिएगा कि अगर मैं Z1 को लिखूंगा तो मैं Z1 को क्या लिखूंगा? सर मैं Z1 को लिखूंगा ई कोई मान लीजिए मॉड ऑफ Z1 पावर आई π/6। बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा अब तुम Z2 को कैसे लिखोगे? अगर ये एंगल मान लीजिए आपको दे दिया गया कितना, ये भी एंगल π/6 दे दिया गया अगर आपको, या π/3 दे दिया गया देर के लिए, या π/4 दे दिया। तो अगर मैं बोलूं कि Z2 कैसे लिखोगे तो Z2 बच्चे बोलेंगे कि सर मॉड Z2 उसका मॉड्यूलस इंटू ई की पावर, इस बार वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? सर π/4 प्लस π/6 बना रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब जरा सोचो, यहां पर मैंने बोला हुआ है कि 0 का Z1 से डिस्टेंस और 0 का Z2 से डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि मैंने बोला हुआ है कि मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 है। तो आप अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो, आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हो तो व्हाट यू गोना हैव विथ यू, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? सर Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1 इंटू ई पावर आई π/6, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 इंटू पावर आई π/6 प्लस π/4। तो Z1 और Z2 इक्वल इक्वल दिए हुए, तो सर इन दोनों को काट दो। यहां से क्या आ रहा है जरा नोटिस करना, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू ये ई की पावर आई π/6 भी कट जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर आई π/4। तो अब Z2 का वैल्यू आप Z1 इंटू पावर आई π/4 लिख सकते हो क्या? Z2 का वैल्यू अब आप Z1 इंटू पावर आई π/4 लिख सकते हो क्या? जी सर लिख सकते हैं। तो क्या समझे इससे? समझो जरा, अगर मुझे Z1 के थ्रू Z2 एंगल लेके आना है तो मुझे उसको अल्फा एंगल रोटेट कर देना है एंटी क्लॉक। ये मतलब समझे,
समझो जरा, अगर मुझे Z2 वेक्टर बनाना है या Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है, कहां से? Z1 वेक्टर से, तो मुझे Z1 वेक्टर को अल्फा एंगल रोटेट कर देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मतलब। देखो जरा, अगर मुझे Z1 से Z2 के तरफ जाना है तो मुझे इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत अल्फा एंगल रोटेट। मैग्नेटिक, समझ में आ रही है बात? अभी मैं और थोड़े से एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को है इसकी फीलिंग आ जाए। एग्जांपल, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि Z1 इज इक्वल टू मान लीजिए R इंटू ई पावर आई, लेट से मैंने आपसे बोला कि π/3, ठीक है, और मैंने आपसे बोला Z2 इज इक्वल टू R इंटू ई पावर आई π/3, तो आप समझो जरा कि अगर मुझे Z1 से Z2 के तरफ जाना है तो मुझे Z1 0 से Z1 वाले वेक्टर को कितना जोड़ना, कितना एंगल घुमाना पड़ेगा और किधर घुमाना पड़ेगा कि मेरा Z2 वेक्टर आ जाए, मैं उस डायरेक्शन में सोच। मैंने कहा यार मैं इसी चीज को लिख सकता हूं R इंटू ई पावर आई π/3 इंटू ई की पावर आई π/3। बच्चों यस और नो? बिकॉज 2 π/3 को मैं लिख सकता हूं π/3 प्लस π/3। अच्छा, ये वाली जो चीज है वो मेरी Z1 ही आ गई, हाँ या ना? तो मैं Z2 के वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? मैं Z2 के वैल्यू को लिख सकता हूं Z1 इंटू ई पावर आई π/3। अब समझना जरा, मुझे 0 से Z1 वाले वेक्टर को कितने एंगल घुमाना है कि Z2 वेक्टर आ जाए? π/3 एंगल। और π/3 बोल रहा हूं यानी पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कि क्लॉकवाइज घुमाएं? सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। और वैसे भी अगर आप फील करो, देखो इसका आर्गुमेंट π/3 है, इसका आर्गुमेंट π/3 है, तो आपको किधर घुमाने पर इसका ये वाला वेक्टर बन जाएगा? π/3 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फील आ रही है कि नहीं आ रही है? सारे के सारे बच्चों को इस चीज का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अगर मैंने Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड सेम रखना है, कहने का मतलब क्या? देखो रॉड वाली प्रॉब्लम्स बहुत करते होंगे तुम अंदर, क्या ऐसे रॉड घुमा, तो ये रॉड का टिप किधर जाएगा, किधर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत करते थे, तो ये वही रास्ता बताएगा, ये वही रास्ता बताएगा। आ रही है बात? देखो 0 से Z1 वाले वेक्टर को मैं अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो Z2 वेक्टर आ जाता है। अब ये रॉड है, रॉड की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ऐसा फील करो। तो भैया मेरा ये जो टिप पहले Z1 पे था, अब ये टिप Z2 पे पहुंच जाएगा, तो मुझे क्वेश्चन ने अगर बोला कि Z2 के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो मैं क्या करूंगा? Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू पावर आई अल्फा, और अल्फा को पॉजिटिव लूंगा अगर इस डायरेक्शन में घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा। देखिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स करवाता हूं आप लोग, फीलिंग दिलाता हूं अभी इस टॉपिक की। यस, देखना जरा, है ना, मैंने आपको ऐसी प्रॉब्लम दी, कैसी प्रॉब्लम दी, ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों को बोला भैया ये आपका कोऑर्डिनेट आर्गन प्लेन है, लेट से, ठीक है, आपके पास एक रॉड है, यहां पर ये आपके पास एक रॉड है, और इस रॉड की मान लीजिए मैंने आपको लेंथ दे दी 2 यूनिट्स, ठीक है, और मैंने कहा कि यार ये जो एंड पॉइंट है ना, ये 3 प्लस आयोटा के ऊपर, कहां पे है? √3 प्लस आयोटा, यानी √3, 1 के ऊपर है। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, इस रॉड को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या? इस रॉड को जो है सॉरी क्लॉकवाइज घुमाओ, कितने एंगल से? π/2 से। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा यार ये जो रॉड है अब मेरी कहां आ जाएगी? सर यहां आ जाएगी। अच्छा, चलते चलते क्या रॉड अपनी लेंथ चेंज कर लेगी क्या? सर इतनी भी गर्मी नहीं है कि रॉड जो है वो पिघल के जो लेंथ जो है वो चेंज कर ले। तो मैंने कहा यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स। तो आपका दिमाग जोड़ दौड़ जाना चाहिए। अरविंद सर ने बताया था ऐसे हिंज करके रोटेट करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे भैया। तो करते हैं, चलो देखना जरा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल दूं Z1, तो मेरा Z1 क्या है? बेसिकली Z1 है 2 इंटू ई की पावर आई आर्ग्यूमेंट। अब मुझे जरा बताना यार ये वाला एंगल कितना है, जरा ये वाला एंगल कितना है जरा मुझे बताना यार। सर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है ना? फील करेंगे सारे के सारे, √3, 1 से फील करेंगे। ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, फील आ रही होगी वैसे। सर आप तो फिजिक्स पढ़ाने लग गए। इज अ टूल, एज अ सब्जेक्ट।
फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आसान बना देगी। सारे ट्रिक्स ऐसे यही अल्टीमेट बैच के अंदर बताए थे मैथमेटिक्स के अंदर, या सोचने के नजरिए जिनके थ्रू बच्चों की फिजिक्स भी बड़े आसानी से सॉल्व हो गई। हाँ यस, तो ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला लेंथ 1 होगा, ये वाला लेंथ √3 होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि कितना, यानी कि 30 डिग्री होगा सर। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट मेरा कितना हो गया, Z1 का, Z1 का आर्ग्यूमेंट हो गया मेरा π/6। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैंने रॉड को घुमाया है ना, तो मैं हमेशा ये वाली चीज लगाऊंगा, Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू पावर I अल्फा, और अल्फा क्या है, जो कि मैं एंगल रोटेट कर रहा हूं, और Z1 पुरानी पोजीशन, Z2 नई पोजीशन, तो नई पोजीशन इज इक्वल टू पुरानी पोजीशन इंटू ई की पावर I अल्फा। अल्फा क्या है, वो एंगल जिससे आपने रोटेट किया। तो मैंने यहां पर π/2 से रोटेट किया, और कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर आपने π/2 क्लॉकवाइज किया है सर, इस बार आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया। मैंने कहा ठीक है भैया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किया, ठीक है जी। चलो, तो Z2 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं लिख दूं 3 प्लस आयोटा इंटू ई पावर I, अल्फा कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आई होप आप लोग जानते होंगे चीज क्या होती है सर, ये चीज होती है cos थीटा प्लस I sin थीटा, यानी cos ऑफ -π/2 प्लस I sin -π/2, हाँ या ना। तो ये चीज कितनी हो गई सर, ये चीज हो गई 0 माइनस आयोटा जरा। तो मेरा Z2 कितना आ गया रे बेटे, मेरा Z2 आ गया √3 प्लस I टाइम्स आयोटा, यानी कितना आ गया बेटे, -√3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गई बात। तो 1 -√3 आपके फीलिंग आई रोटेशन थ्योरम की, थोड़ी बहुत सर, थोड़ी थोड़ी आई, मैं कोई बात नहीं, अभी और आएगी, अभी और आएगी। अच्छा सर, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता तो, जैसे यहां पर तो मैग्नीट्यूड हो रहा, तो आपने बोला कि कंसीडर इट एज रॉड, कंसीडर इट एज रॉड, कंसीडर इट एज रॉड, बिकॉज mod Z1 इज इक्वल टू mod Z2 है। अगर सर मेरा mod 0 नहीं होता, मतलब अगर मेरा लेंथ चेंज हो जाता, तो mod सेम नहीं होता, तो क्या करते, जैसे कि देखो ये OP वेक्टर छोटा है, ये OQ वेक्टर बड़ा है, लेकिन घुमाया इस बार भी इसको अल्फा ही है, तो इन दैट केस क्या करते, देखो कुछ खास डिफरेंस नहीं। Z1 को तो हम ऐसा लिख ही देते, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। Z2 को भी हम ऐसा लिख ही देते, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, यहां पे ये पावर में है, तो जरा समझना, अगर मैं Z2 का वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो ये मेरा Z2 का वैल्यू था, मैंने इसमें क्या किया, mod Z1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, mod Z1 सेम है अभी तक, देख लो जरा। और इस I की पावर थीटा प्लस अल्फा को मैंने लिख दिया e की पावर I थीटा टू e की पावर I अल्फा। इसमें बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर मैंने mod Z1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी है और नीचे आ रही है बात, और कुछ भी नहीं। तो मोमेंट मैंने ये कर दिया, तो जरा समझिएगा बेटे, ये वाली चीज आपकी कितनी गई सर, ये मेरी Z1 बन। तो अगर मैं आपसे बोलूं अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, बच्चे कहेंगे जी सर। तो अगर मैग्नीट्यूड हो रहा है ना, mod Z2 अपॉन mod Z1, ये और लगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे रॉड नहीं होती, जैसे कि मान लो ये 2 है और फिर बाद में जाके ये 1 हो जाती, तो 2 इसका मैग्नीट्यूड पहले नए वाले का मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी 1/2 से इस चीज को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। फील सारे के सारे बच्चे देखो जरा, नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 2, सेम चीज, ये तो पुरानी वाली चीज है, यस। तो नए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 2, सेम चीज। तो सेम चीज तो अपन ने कैलकुलेट करी ली। अब अगर मेरी लेंथ 1 हो गई तो 1/2 टू दिस, मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z2 आ जाते कि नहीं आ जाते, समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को, किसी को कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं हो।
समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे ख्याल से? तो रोटेशन थ्योरम अपने को आनी चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी तक क्या बताया? दो चीजें बताई। एक बताया ओरिजिन पे हिंज किया है पर मैग्नीट्यूड। दूसरा केस आपने बताया कि ओरिजिन पे ही हिंज किया हुआ है लेकिन मैग्नीट्यूड बार चेंज हो गया है, ये लेंथ कम थी ये ज्यादा है, या ये ज्यादा थी ये कम है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन सर ओरिजिन पे ही हिंज किया आपने। अगर हम ओरिजिन पे हिंज नहीं करते, मैंने कहा देखो अगर हम ओरिजिन पे हिंज करते तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सोचो जरा, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए मुझे Z1 पॉइंट दिया हुआ है, Z1 Z2 पॉइंट दिया हुआ है, ये मेरी रॉड है, तो हिंज मैंने इस बार कहाँ किया हुआ है? लेट से मैंने Z1 पे हिंज की, बिकॉज तभी तो मैं इसको ऐसे घुमा पाऊंगा। तो समझो जरा, सबसे पहले तो मेरा वेक्टर लिखूंगा मैं क्या? Z3 माइनस Z1, ये वाला वेक्टर लिखूंगा। तो ये क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड इंटू ई की पावर आई, मान लो कि ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ऐसा लिखूंगा। फिर मैं अगर Z3 माइनस Z1, क्योंकि रोटेट करने के बाद ये वाला वेक्टर कैसे हो गया? Z3 माइनस Z1 हो गया, इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू पावर आई थीटा प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा ऊपर ये Z3 माइनस Z1 है, ये Z3, ये Z2 माइनस, ये Z2 है, ठीक है, ये Z2 है। ये वाला वेक्टर पहले वाला है, देख लो, और ये वाला वेक्टर दूसरे वाला है, बिकॉज दूसरे वाले में आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो गया होगा, राइट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली जो चीज है कौन सी वाली मेरी? ध्यान से देखना, इस चीज को मैंने लिख दिया ई की पावर आई थीटा प्लस अल्फा, सॉरी ई की पावर आई थीटा पावर आई अल्फा। तो यही चीज मेरी ऑन द सेम पैटर्न है बिल्कुल। फिर मैं इसको याद कैसे करना है वो बता दूंगा, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 पावर, ऐसा बन गया। वहां पे बस Z1 0 था, देख लो जरा, पिछले वाले में केवल Z1 की जगह 0 डाल दो, तो देखो Z3 इज इक्वल टू मॉड Z3 अपॉन मॉड Z2 Z2 पावर आई अल्फा, ऐसे ही बन जाएगा। देखो नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वाले का मैग्नीट्यूड, पुराने वाला इंटू ई पावर आई अल्फा। अल्फा क्या? वो एंगल जिससे रोटेट। यहाँ पे देखो नए वाला वेक्टर इज इक्वल टू नए वाले का मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वाले का मैग्नीट्यूड, पुराने वाला वेक्टर टू ई की पावर आई अल्फा, यानी अल्फा। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों? कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की? तो बस हम ये चीज समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बता दो यार, अभी भी अगर है तो। आ गई ना बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की ख्याल से नहीं होनी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ये याद करवाना चाहूंगा आपको, मेरे ख्याल से रोटेशन थ्योरम अब समझ गए। देखिएगा जरा, ये मैं एक रिजल्ट एक बार और फील करवा देता हूं। Z3 माइनस Z1 यानी रोटेट करने के बाद जो वेक्टर आया है इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जो पुराना वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड इंटू पुराने वाला वेक्टर यानी Z2 माइनस Z1 इंटू जिस एंगल से आपने रोटेट। फॉर्मूला क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? रोटेशन थ्योरम का बहुत काम की चीज है, आगे ठीक है। जब भी कभी आपको ऐसी चीज आ जाए आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो लोकस ऑफ Z यानी Z कहां लाई करेगा? एक आर्क के ऊपर लाई करेगा हैविंग एंड पॉइंट्स Z1 एंड Z। समझिएगा जरा इस चीज को, यहां पे फिगर है उसका। मान लीजिए कि आप लोगों को अभी ये पोर्शन नहीं दिया, कौन सा पोर्शन नहीं दिया हुआ? ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन को नहीं, ये वाला पोर्शन को नहीं दिया हो, ठीक है भैया, नहीं दिया। और Z आपका कहीं यहां पे अगर लाई कर रहा है, ये रहा Z, Z का है ये रहा, तो आपको बोला हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 जो है वो आपको थीटा रखना है। समझना जरा इसका क्या मीनिंग। अगर मैं इस चीज को देखूं तो Z माइनस Z1 अगर मेरा e की पावर आई थीटा प्लस अल्फा है,
इंटू मैग्नीट्यूड से Z2 Z माइनस, ठीक है अभी फील, और Z माइनस Z2 इज इक्वल टू ई पावर आई अल्फा या थीटा, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ Z माइनस Z, ऐसा है, ठीक है। Z माइनस Z1 आपका क्या है, ये चीज है, और Z माइनस Z2 क्या है, ये आर्ग्यूमेंट अल्फा है, इसका आर्ग्यूमेंट, दोनों को डिवाइड अगर करो तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू ई पावर आई थीटा इंटू मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक रियल नंबर है, मॉड मॉड, ये एक रियल नंबर है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हूं इस चीज की, तो मैं तो केवल इस थीटा में ही इंटरेस्टेड हूं, हाँ या ना, हाँ या ना, इस चीज का आर्ग्यूमेंट, यानी कि मैं केवल इस एंगल थीटा में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज ये तो एक रियल नंबर है, मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस, रियल नंबर अपॉन रियल नंबर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है, इसका तो आर्ग्यूमेंट में कोई रोल ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट में तो जो भी ई की पावर में आई के साथ लिखा होता है उसका रोल होता है, कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं Z माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट तो थीटा प्लस अल्फा, Z माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट तो अल्फा, समझ आ रही है बात। इनका तो मॉड्यूलस का तो कोई रोल ही नहीं होता है आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्टेड हूं तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, थीटा में इंटरेस्टेड हूं। सारे के सारे बच्चे समझ रहे हो आप, यानी कि इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, ये बात समझ में आती है सारे के सारे बच्चों को। और मुझे आप एक बात बताइएगा जरा, और मुझे आप एक बात बताइएगा जरा, अगर मैंने थीटा को इस डायरेक्शन में मेजर, इस डायरेक्शन में, तभी तो वो ई की पावर आई थीटा, यानी ये थीटा पॉजिटिव लिखा हुआ है, सोचो जरा, बिकॉज Z माइनस Z1 क्या होगा, ये वाला वेक्टर, Z माइनस Z2 क्या होगा, ये वाला वेक्टर। तो यहां पे हम हमेशा पहले ये जो चीज लिखेंगे, जब जब इस चीज को लिखेंगे हम, यहाँ पे नया वेक्टर इक्वल टू पुराना वेक्टर, ऐसे करके हम फॉर्म में, तो नया वेक्टर ऊपर, पुराना वेक्टर नीचे, इज इक्वल टू ये वाली चीज ऐसी होगी। तो ये जब भी कभी आर्ग्यूमेंट आपके पास आ जाए ना, तो जो है वो एक सर्कल के ऊपर लाया करेगी, रिमेंबर। और सर्कल में भी कौन सा, वो वाली आर्क, बड़ी वाली आर्क, ये वाली आर्क बड़ी वाली, यानी ये वाली आर्क के, ये वाली आर्क के ऊपर लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप Z यहां पे लेते हो ना, मान लो आपने Z यहां पे ले लिया, Z माइनस Z1 ऐसा हुआ, Z माइनस Z2 ऐसा हुआ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जरा फील करना बेटे, थीटा हो, थीटा। यहां पे अगर माइनस थीटा होता तो ये नीचे वाली आर्क आती, द सर्कल। समझ में आ रही है बात एवरीवन? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे एंगल नेगेटिव थीटा होता तो ये नीचे वाली आर्क आती, और अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो ये, इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे आने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत कहा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ड कर देता हूँ, इसके बारे में मैं आगे आने वाले सेशन के अंदर बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मत सोचना कि सर आपने तो छोड़ा है, ठीक है। चलिए, मैं उसके ऊपर और बिल्डिंग करवाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपका दिमाग थोड़ा उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो। एक दो कदम आप खुद से चलोगे, मैं अगले क्लास के अंदर 10 कदम लेके जाऊंगा, तो आपको फीलिंग, ठीक है। ये वाली चीज दे, मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z था, आपने अगर आयोटा Z पे जाना है, यानी आपने इस वेक्टर को किधर रोटेट करे कि आप आयोटा Z पे पहुंच जाए, तो समझना जरा, आयोटा इज नथिंग बट ई पावर π/2। सही बात है कि गलत बात? तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको Z2 मान लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड मुझे सेम रखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है इसका और इसका। मैं क्या लिखूंगा, Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू पावर आई π/2। मुझे अगर आयोटा Z पे जाना है, यानी कि मुझे एंगल कितना रखना है, π/2 रखना है, सारे के सारे बच्चे, फीलिंग आ रही है आपको सारे के सारे बच्चे। और अगर मुझे माइनस आयोटा Z यानी माइनस आयोटा यानी ई की पावर माइनस π/2 आ गई आप लोगों को। देखो जरा, अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, यानी अल्फा मुझे माइनस π/2 चाहिए। फील आ गई आप लोगों को सारे के सारे बच्चे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे मान लीजिए ये वाली चीज दी हुई है और मुझे ओमेगा इंटू Z, अब ओमेगा आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, ओमेगा क्या होता है, 1 इंटू पावर आई 2π/3 ऐसा होता है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 इंटू पावर माइनस 2π/3 ऐसा होता है। ओमेगा याद करो,
ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1, ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1, इसका आर्ग्यूमेंट 2π/3 होता है, इसका आर्ग्यूमेंट -2π/3 होता है, याद करो, रिकॉल करो। तो अगर मुझे z से ओमेगा z के ऊपर जाना है, मुझे z से ओमेगा z के ऊपर जाना है, तो ओमेगा z इज इक्वल टू z इन पावर में कुछ एंगल करूंगा बेटा। अब सोचो जरा, z तो आपस में भले कट जाएंगे, ये चीज ओमेगा है, ये चीज ओमेगा है, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2π/3 होनी चाहिए कि नहीं, यानी इसको अगर मैंने 2π/3 और पॉजिटिव 2π/3 होनी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मैं ओमेगा z पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं। और अगर मैंने इसी चीज को 2π/3 ऐसे रोटेट किया यानी -2π/3 किया तो मैं ओमेगा स्क्वायर z पर पहुंच जाऊंगा कि नहीं। सारे के सारे बच्चे z कटा तो सीधा आया ना, इज इक्वल पावर आई अल्फा, अल्फा का वैल्यू अब कितना होना चाहिए, 2π/3 होना आ गई सारे के सारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। कंडीशन फॉर L1 joining Z1 and Z2 and joining Z3 and Z4 perpendicular and parallel, ये पैरेलल। देखिए आपको चार कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, Z4 Z3 ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, और Z1 Z2 ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, और ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 या लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2 इज परपेंडिकुलर टू Z4 Z3 वाली लाइन को। ये स्ट्रेट लाइंस में तो कर देते थे, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अभी यहां पे देखते हैं, यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, रोटेशन थ्योरम का। अब ये वाले वेक्टर को, यानी कौन सा वेक्टर, Z3 माइनस Z4 हो गया, Z3 माइनस, इसको कितना एंगल रोटेट करें कि हम इस डायरेक्शन में पहुंच जाए, सर π/2 एंड दैट टू क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रखना दोनों का, मतलब Z4 और Z3 के बीच का डिस्टेंस और Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस अलग है। तो मुझे अल्टीमेटली वेक्टर कौन सा लिखना है, ये वाला वेक्टर लिखना है, यानी Z1 माइनस Z2 वेक्टर लिखना है। तो मैं उसका मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वाले का मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा। रोटेशन थ्योरम देखो जरा, फ्रॉम थ्योरम, यस। अगर हाँ तो e की पावर i/2 का वैल्यू कितना होता है, सर e की पावर i/2 का वैल्यू i के बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताना जरा, बेटे, क्या अगर मैं इसी चीज को इवैल्यूएट करता हूं अब इस पूरी, तो e की पावर i/2 तो मेरा कितना हो गया, i हो गया। तो मैं इस Z3 माइनस Z4 को नीचे लेके जा रहा हूं, हो गया Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 का मॉड्यूलस इनटू e की पावर i/2 ऐसा होगा, और e की पावर i/2 कितना होता है, आयोटा होता है। सही बात है गलत बात है सारे के सारे बच्चे, सर बात तो सही है। मैंने कहा अब ये वाला नंबर अगर आप देखोगे, ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर, ये तो रियल नंबर है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इनटू आयोटा, यानी ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज इसमें केवल आई ही आ रहा है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया तो ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। बच्चों ने कहा हाँ सर बात तो सही है। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है अगर, तो रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर रियल पार्ट 0 होता है तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद होगी जो कि आपको कॉन्जुगेट में पढ़ाई होगी, रिकॉल करो। क्या रिकॉल करो कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे Z1 Z2 Z3 चल रहे हैं, तो मैं यहां पे बताता हूं रिकॉल करके, Z प्लस Z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। याद आया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। याद आ रहा है आपको। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो गया, यानी राइट हैंड साइड 0 हो गया। तो मैंने दिस प्लस इट्स कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 लिख दिया। यस एवरीवन, देखो जरा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका पूरे का कॉन्जुगेट। अब इसके पूरे का कॉन्जुगेट, नाउ कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर माइनस, कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, तो हर जगह कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। सो दिस इज द कंडीशन। इसको याद कर लेंगे, और याद नहीं कर लेंगे तो भी मेरे ख्याल से अब हम डिराइव कर सकते हैं। आ गई बात सारे के सारे बच्चों को।
को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही है? देखो जरा, तो देखिए जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी तो मैं तो वहां पे क्या करता था, मान लीजिए Z3 Z4 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, Z1 Z2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो मैं दोनों के स्लोप निकाल लेता था, Z1 Z2 के और Z3 Z4 के। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस बराबर आ जाता तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, ये गणित करूंगा। समझ में आ गई बात? सारे के सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्या गणित करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए आपको यही बोल दिया गया कि Z1 के कोऑर्डिनेट 1 + 2 आयोटा है, Z2 जो है वो 3 - 4 आयोटा है, तो आप किसको 1, 2 और 3, 4 लेके स्लोप निकाल दोगे, इसका भी स्लोप निकाल दोगे, आपको समझ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से। तो और ये वाला तरीका इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गई बात कि अगर लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 एंड लाइन जॉइनिंग Z3 Z4 अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो ये रिलेशन क्या, Z1 - Z2 यानी कि एक ऊपर वाला वेक्टर अपॉन नीचे वाला वेक्टर Z3 - Z4 एक तरीके से प्लस उसकी कॉन्जुगेट इज। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, पैरेलल। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो मैंने क्या किया यार, यहां पे मेरा एंगल 0 होगा कि नहीं, इसको कितने एंगल से रोटेट करे कि ये वाले पे आ जाए, तो 0 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। पैरेलल है तो सेम चीज ऐसी हो जाएगी, यानी कि इस बारी अगर हम देखें तो ये चीज रियल बन गई, और अगर रियल बन गई तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और Z - Z बार वाली कंडीशन याद करो, रिकॉल रिकॉल Z - Z बार इक्वल टू I पार्ट ऑफ Z, और अगर ये रियल नंबर है तो इमेज पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ये एक रियल नंबर है ना, Z की जगह पे ये डाला तो इसी का बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्ट 0 है तो ये कंडीशन आएगी अगर लाइन जॉइनिंग Z1 Z एंड Z3 Z4 आ रही है बात। चलिए सेक्शन फॉर्मूला, आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला कहां पढ़ा है? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। देखो फील करो ये वैसी ही चीज है कि नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो Z1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो Z2 है, और मैंने बोला कि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरनली इसको m/n रेशो में काटता है, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर शोइंग सेम तरीके। समझ में आ गई बात? सारे के सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट? देखो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन m प्लस, यही फंडा करते थे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। चलिए सर यही थे, मैंने कहा आगे बढ़ते। कंडीशन फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी कोलिनियर। देखो जैसे कोलिनियरिटी की हम लोगों ने क्या देखी थी, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, फॉर कोलिनियर हमने एक चीज देखी थी क्या, एक तो हमने देखा था कि अगर ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर है सी, तो हमने देखा था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी है, तो ये चीज देखा था। दूसरा चीज हमने ये भी देखा था कि स्लोप ऑफ ए बी जो है अगर वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर हो गया तो भी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। याद आ रहा है आप लोगों को? अब यही चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे करेंगे जरा समझना। अगर मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और Z3, तो ये वाली डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z3 कितनी हो गई? मॉड ऑफ Z3 - Z1। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर मॉड ऑफ Z2 - Z1 लिख लो, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 - ये दोनों तो सेम ही होंगे, देखो जरा आया ना? ठीक है बच्चों, ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ते। अब ये जो पहली वाली कंडीशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी है, यही कंडीशन यहाँ पे भी लगा, यही कंडीशन जो है वो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा। समझना जरा, ये है मेरा m, ये है मेरा n, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने m प्लस n ले ली। लगाओ जरा सेक्शन फॉर्मूला, सारे के सारे बच्चे। सेक्शन फॉर्मूला तो लगता ही उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है जब वो कोलिनियर होते हैं। तो देखो दिस इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्लस दिस इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट अपॉन टोटल दिस, ये लिखा हुआ है देखो, और इसी को रीअरेंज पर हमारे पास कंडीशन। एवरीवन आर वी गाइस फाइन विद इट? किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की तो देखिएगा जरा। ये m की तरह एक्ट कर रहा है, ये n की तरह, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर मान लीजिए, और ये c है, ए बी सी, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2 और ये हो गया Z3। ये रेशो हुआ है m, ये n है, तो जगह पे ये है, n के जगह पे ये है और m प्लस n।
वो पुट किया और कुछ भी नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था, थोड़ा सा आप लोगों को वहां पे भी बताया था, इसके बारे में मैं क्लास के अंदर बात करूंगा। आज मैं थोड़े से दूसरे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बताऊंगा, आज थोड़ा सा यस, और भले ही आप कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको फीलिंग करवा देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास कभी भी ऐसी चीज है तो आप लोगों को एक चीज याद होगी, आर्ग्यूमेंट बिहेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मान लीजिए आप लोगों ने ऐसी चीज बहुत सारी देखी होंगी, z की पावर n इक्वल टू n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे फॉर्मूले बहुत देखे होंगे, आपको पढ़ाए गए होंगे। याद है आपको? ये जो n होता है ये आगे आ जाता है, केवल ये 2 के पाई ऐड हो जाता है, बिकॉज वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में बनाना होता है। ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे आपने। ऐसा भी फॉर्मूला देखा होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर कभी भी z1 इंटू z2 लिखा हो तो हम उसको लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, जस्ट लाइक दी लॉगरिथम्स। याद आ रहा है आपको? अगर नहीं याद आ रहा होगा तो मैं को बताना, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं ये अगली क्लास के अंदर ये भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर कि ये चीज आपको पढ़ाई गई है कि नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा टाइम ले लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा खामखा, इसलिए मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दे। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, केवल 2 के पाई जोड़ दो। और ये 2 के पाई क्यों जोड़ते हैं? यहाँ पे k एक इंटीजर क्यों जोड़ते हैं? ताकि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आ जाए ये वाली, इसीलिए जोड़। तो अगर मेरे पास ऐसी चीज लिखी है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ये, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई b, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर वाला माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ वाला इज इक्वल टू यस। तो आप यहां पर ये चीज समझ सकते हो क्या? z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल है, और z3 और जो z4 को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल है, दोनों के बीच थीटा। ये एंगल बड़ा होगा तभी इस बड़े एंगल में छोटे एंगल को माइनस कर थीटा, तो इसका एंगल थीटा ज्यादा है एज कंपेयर। आगे इस चीज की अगर नहीं आई होगी तो मुझे बताना, हम आगे कर, ठीक है जी? आगे बात, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 एंगल के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आया ना? ये आपका पाई बाई 3 एंगल हो गया, ठीक है? पाई बाई 3 अगर एंगल है और पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है तो बच्चों जरा मुझे बताना इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर y इज इक्वल टू 3x। तो जरा स्लोप कितना हो जाएगा? सर tan पाई बाई 3 यानी कि 1√3। यस, ये लाइन L1 होगी। लाइन L2 को रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाई 3 एंगल बना रही है वो, 2 पाई बाई 3 एंगल बनाएगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट। एबी डिविलियर्स इस बार इधर शॉट मारेगा, ये एंगल 2 पाई बाई 3। इस लाइन की इक्वेशन बताना जरा मुझे, tan ऑफ 2 पाई बाई 3 यानी -√3, तो ये y इज इक्वल टू -√3x होगी कि नहीं होगी? सोचो सोचो सोचो। और ये z का 2,2 प्लस 2√3 है ना, ऐसा आएगा। अच्छा 2,2 प्लस 2√3, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, 2√3। ये जो पॉइंट है वो y अपॉन x, हाँ बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, लाइन के ऊपर लाई करेगा, 2 प्लस 2√3, 2√3 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। z का यहां से जो डिस्टेंस रखना है मुझे, z का इस पॉइंट से जो एंगल बनाना है मुझे वो पाई बनाना है, तो वो क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचेंगे सारे के सारे, बिकॉज ओरिजिन से अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होता 2 प्लस 2√3 अगर नहीं होता तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे होते। तो अब आपको अल्टीमेटली इस पॉइंट से जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही तो जाना है। फील करो, ये लाइन L3 होगी, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। और ये पॉइंट पे ओपन सर्कल लगेगा, बिकॉज z जो है वो यहाँ पे 2 प्लस 2√3 नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो ये आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते क्या? जरा सोचो, कैन यू फाइंड आउट द एरिया? सोचेंगे सारे के सारे बच्चे। यस, ट्राइंगल है, आया ना? फाइंड सेक्शन में लिख के बताइएगा, ये तो आप कर लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपने को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट्स दिए होने चाहिए थे, या स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए था। 2 पॉइंट अपने को स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिए हुए हैं, ये अपन ने जनरल पॉइंट मान लिया। अब समझो जरा, अगर आप यहां पे मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये वाला वेक्टर z माइनस z2 वेक्टर
को इस Z1 या Z1 माइनस Z2 की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करते हो, ये चीज करते हो सर, ये नया वेक्टर इज इक्वल टू पुराना वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन पुराने वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद करो, इनटू पुराना वेक्टर टू उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और यहां पे उन दोनों के बीच का एंगल 0 है। यस एवरीवन। तो अगर आप इस Z माइनस Z2 को नीचे, सॉरी Z2 माइनस Z1 को नीचे लेके आओगे अब, तो आप इसी चीज को, सेम तरीका है, देखो आप लिख सकते हो क्या, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू 1। ये एक रियल नंबर है, अगर ये एक रियल नंबर है तो ये चीज रियल नंबर हो गई नहीं हो गई, सोचो। अगर ये रियल नंबर है तो दिस नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 0 और नॉट, याद करो। रियल नंबर के में उसका, सॉरी रियल नंबर में, रियल नंबर है तो इसका सब्ट्रैक्शन इसके कॉन्जुगेट के साथ 0 आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा। तो याद करो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z रियल है तो फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को, क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो Z माइनस Z बार, इसका बार होगा सॉरी, इज इक्वल टू 2i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0 होगा। इसका ये इक्वेशन ऐसा बन गया, और इसी को रीअरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। और फिर देखिए इसी चीज को रीअरेंज करने पर ये चीज ऐसी बन जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस और कुछ भी नहीं। और इन्हीं चीजों को देखिए, Z1 और Z2 तो फिक्स्ड पॉइंट थे, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा कांस्टेंट, बिकॉज ए और बी वर फिक्स्ड पॉइंट, ये भी एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा ये भी एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा सारे के सारे बच्चे, देखो जरा, Z1 Z2 वर फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स्ड पॉइंट्स थे, तो मेरी इक्वेशन ऐसी बन गई। अच्छा अब इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दिया, क्यों कर दिया उसका सेंस बताऊं, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो अगर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी यही इक्वेशन ऐसी बन जाएगी एवरीवन। और आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है जरा समझना, तो मोमेंट मैं इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरी जो इक्वेशन है इस चीज को मैंने अगर अल्फा बार बोल दिया, तो ये चीज मेरी अल्फा हो गई कि नहीं, सोचो जरा। और ये चीज मेरा एक रियल नंबर होगी कि नहीं, आप लोगों को बताया भी गया होगा, क्योंकि देखना जरा, अगर इस चीज को मैं फर्दर इवेल्युएट करता हूं, केवल इसी पार्ट को, ठीक है, कौन से पार्ट को, केवल इसी पार्ट को इवेल्युएट कर, क्या है ये, नोट, Z1 बार Z2 माइनस Z1 बार Z2 का पूरा बार, समझो जरा इस, Z1 बार इंटू Z2 माइनस इस पूरे का बार, जरा ये तो वही लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, सोचो जरा, अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट क्या आता है, x प्लस आयोटा वाई में से x माइनस आयोटा वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्योरली इमेजिनरी, यस और नो, सारे के सारे बच्चे यस सोचेंगे जरा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में से x प्लस आई वाई में से मैंने z बार माइनस कर दिया, तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा, लेकिन मैंने आयोटा अलग कर दिया है, इस आयोटा को मैंने अलग कर दिया है। तो अब जो बाकी का टर्म बचा है वो ओवरऑल टर्म, बाकी का नहीं ओवरऑल टर्म, ये जो मेरा ओवरऑल टर्म है ये एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये इंक्लूडिंग आयोटा, इंक्लूडिंग आयोटा जो होगा अब वो एक रियल नंबर हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज ये जो है सम कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट, ये तो एक इमेज नंबर आएगा और उसमें आयोटा और मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये एक रियल नंबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूँ, देखो एक चीज जो आपको याद करनी है, इसमें आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद करना है कि अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये जो है ये एक इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा यहां पर क्या चीज आपको और गौर करनी है, आपको एक चीज ये गौर करनी है, यहां पर बीटा जो है, बीटा वो एक रियल नंबर है और अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस ये चीज। और अगर आपको मैं कभी भी ऐसी इक्वेशन दे दूं, आप धड़ल्ले से समझ जाना कि स्ट्रेट लाइन, बस आप वो कर लो, काफी है।
प्रूफ मैंने करवा के बता दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को ये याद करना है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, जहां पे बीटा इज अ रियल नंबर और अल्फा इज ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट इन। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई आपत्ति किसी प्रकार की तो देखिएगा जरा बेटा। यस, चलिए थोड़ा सा भारी पार्ट है ये, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो भी डाउट आए उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सबसे भारी पार्ट है आपकी, मतलब मैं एंटायर अगर क्लास 11th के बारे में बात करूं तो अगर आपको ये भी समझ में आ गया ना तो आप सोचिए कि आपका माइंड बहुत शार्प है भैया, अगर ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो बेटा आज का सेशन अपन यहीं एंड करेंगे। ज्यादा भारी पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जितना पढ़ाया है आप उतना पहले डाइजेस्ट करिएगा, है ना, तो अगली क्लास के अंदर और बेहतरीन मजा आएगा आप। ठीक है, तो इतना डाइजेस्ट कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली, रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करना जो हमने सीखा, आर्गुमेंट के बारे में हमने कुछ कुछ बातें जो सीखी उनको डाइजेस्ट कर लीजिएगा एक बारी। ठीक है, और फिर हम अगली क्लास के अंदर और बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।